नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम बात करेंगे दुनिया में जंग के मैदान में आखिरकार क्या कुछ हलचल चल रही है। इसी के साथ सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आज वो कौन सी खबरें हैं जो विस्फोट में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली खबर में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जारी जंग में संघर्ष जो विराम हुआ था उसे लेकर के। दुनिया ने कुछ राहत की सांस जरूर ली थी, लेकिन वार्ता विफल होने के तुरंत बाद अमेरिका ने हॉर्मुज पर नाकेबंदी का ऐलान कर दिया था। अमेरिका का तर्क दरअसल ये था कि ये कदम ईरान की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए किया गया है। अमेरिका ने हॉर्मुज से आ रहे जहाजों को लौटने पर भी मजबूर कर दिया, लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका की नाकेबंदी पर ही सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि कई जहाज नाकेबंदी के बावजूद हॉर्मुज को पार करने में सफल हो गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अचानक से नाकेबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका वास्तव में हॉर्मुज के मुद्दे पर हार मान करके बैठ गया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि ईरान ने पहले दौर की वार्ता के लिए अपनी 10 शर्तें जो रखी थी। ईरान के युद्ध के दौरान की गई कार्रवाई से अमेरिका भी उसकी शर्तें मानने के लिए अब मजबूर हो गया है। ईरान की प्रमुख शर्त थी कि उसे जंग में हुए नुकसान का मुआवजा मिले, और अपनी इसी शर्त को लेकर के ईरान ने एक बिल अमेरिका के सामने पेश किया। ईरान ने मांग की कि अमेरिका और इजराइल के साथ ही खाड़ी के 5 देश भी उसके नुकसान की भरपाई करें, क्योंकि जंग में अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भी अमेरिका और इजराइल का साथ दिया। आज हम आपको इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक समझाएंगे। वहीं तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की। ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल अड्डों समेत 12,000 से ज्यादा जगहों पर हमले किए गए। इन हमलों को लेकर के अमेरिका दुनिया भर में घिर गया। ट्रंप का घरेलू मोर्चे पर भी जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। जनता सड़कों पर उतर आई है और विपक्ष ने भी विरोध शुरू कर दिया है, और अब ट्रंप सरकार के सामने एक नई मुसीबत आन खड़ी हुई है। आज हम आपको इस मुसीबत के बारे में भी जानकारी देंगे, तो चलिए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की अहम जानकारी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने घर में ही घिरे हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं, बल्कि दुनिया भर से अब उनके खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। और ये आवाजें सिर्फ अमेरिका के खिलाफ नहीं, बल्कि इजराइल के खिलाफ भी उठ रही हैं। इसी बीच खबर यह है कि हॉर्मुज पर आईआरजीसी की चेतावनी देखने को मिली है। ईरान का कब्जा जारी रहेगा। आईआरजीसी की तरफ से ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि हॉर्मुज पर अगर कोई देश ये सोच करके बैठा हुआ है कि वो वहां से ईरान को हटा देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, बल्कि आईआरजीसी कह रहा है कि यहाँ पर ईरान का कब्जा जारी रहने वाला है। ईरान के अधिकार सुरक्षित होने चाहिए, यह भी आईआरजीसी की तरफ से कहा गया। उनकी तरफ से कहा गया कि नए समझौते का मसौदा सावधानी से तैयार होना चाहिए। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कह दी गई हैं। यानी कि अब हॉर्मुज पर अमेरिका की तरफ से यू टर्न लिया गया है, तो आईआरजीसी आगे बढ़ते हुए ये कह रही है कि ईरान का अधिकार यहाँ पर होना चाहिए, ईरान के अधिकार यहाँ पर सुरक्षित होने चाहिए, ईरान का कब्जा यहाँ पर जारी रहेगा। नए समझौते का मसौदा सावधानी से तैयार हो। आईआरजीसी और ईरानी सरकार यही चाहती है कि अब उन्हें टोल टैक्स लगाने की परमिशन पूरी दुनिया से यहाँ पर मिल जाए और अमेरिका उसकी पहल करना शुरू कर दे। अमेरिका ने नाकेबंदी यहाँ पर की, 48 घंटे के भीतर भीतर यू टर्न लिया और कहा कि हम हॉर्मुज पर से अपनी नाकेबंदी हटा रहे हैं, उसे खोल रहे हैं। लेकिन सवाल अमेरिका पर भी खड़े हुए हैं कि आखिरकार नाकेबंदी होते हुए बावजूद इसके 20 जहाज वहां से कैसे गुजर गए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये तमाम जहाज ईरान की तरफ से, ईरान की पोर्ट की तरफ से नहीं आए थे, बल्कि दूसरे रास्तों से आए थे जिन्हें वहां से जाने दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके सवाल अमेरिका पर इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि अगर वहां से चीनी जहाज गुजरे तो वो ईरानी रास्ते से होकर के आए, फिर उन्हें कैसे बाहर जाने दिया गया। क्या अमेरिका चीन से बचते हुए नजर आ रहा है? वहीं हॉर्मुज पर लगातार जो बयान है वो आईआरजीसी से लेकर के ईरानी सरकार तक के आ रहे हैं। आईआरजीसी की तरफ से चेतावनी दी गई है कि ईरान का कब्जा यहाँ पर जारी रहेगा। इन सब के बीच पर वहां इनकी तरफ से अपनी शिप्स भी भेजी गई थी, जिसके बाद इन्होंने वहां पर फायर करना भी शुरू किया था। लेकिन उसके बाद इन्हें वहां से यू टर्न लेना पड़ा था, ईरानी शिप्स को वहां से यू टर्न लेना पड़ा था। लेकिन बावजूद इसके अगर अभी की बात की जाए तो अब हॉर्मुज पर किसी का भी जोर चलते हुए नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका ने 48 घंटे के भीतर भीतर अपनी नाकेबंदी को वापस ले लिया। दूसरी तरफ अगर बात की जाए ईरान की, तो ईरान भी इसी तैयारी में लगा हुआ है कि किसी तरीके से वो इस पर अपनी नाकेबंदी लगा पाए, लेकिन नाकेबंदी अभी भी उसकी नहीं हो पा रही है। खबर यह है कि हॉर्मुज पर ईरान के साथ चीन पूरी तरीके से आ गया है। चीनी विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है और उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि ईरान की संप्रभुता सुरक्षा को समर्थन है। ये चीन की तरफ से बयान आया है और ये हॉर्मुज के मुद्दे पर ही है, क्योंकि चीन को इससे सबसे बड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा था। चीन का विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि हम क्षेत्र में शांति के लिए महत्वपूर्ण मौका है ये, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ईरान की संप्रभुता सुरक्षा को हम समर्थन दे रहे हैं। क्षेत्र में शांति आए, ये महत्वपूर्ण मौका है जब वहां से
नाकेबंदी हटाई गई है अमेरिका की तरफ से, तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। दो खबरें हैं। हॉर्मुज आज एपिसेंटर बन गया है इस पूरे युद्ध विराम के बीच में अमेरिका ने पुरजोर कोशिश की कि हॉर्मुज के मुद्दे पर वो ईरान को किसी तरीके से बहका दे और ये युद्ध विराम टूट जाए ताकि वो वापस से हमले शुरू कर सके, लेकिन ईरान ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसके बाद अमेरिका को भी मजबूर होकर के वहां से अपनी नाकेबंदी को हटाना पड़ा, क्योंकि हॉर्मुज के रास्ते सिर्फ साउथ एशिया में तेल नहीं जाता है, गैस नहीं जाती है, बल्कि और भी कॉन्टिनेंट है जहां पर ये तमाम सुविधाएं भेजी जाती है। ऐसे में यूरोप से लेकर के नेटो देशों तक को इसकी वजह से बड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा था। अमेरिका ने 48 घंटे में यू टर्न का ऐलान किया, यह भी कहा कि अब यहां पर कोई नाकेबंदी नहीं होगी। तो ईरान सामने आ गया कि यहां पर नाकेबंदी तो होगी, लेकिन जोर सिर्फ और सिर्फ ईरान का चलेगा। दूसरी तरफ चीन ने इस पूरे मुद्दे पर कहा है कि हम ईरान की संप्रभुता सुरक्षा को समर्थन देते हैं और क्षेत्र में शांति के लिए यह महत्वपूर्ण मौका है। अब देखना ये होगा कि क्या दोबारा से 21 तारीख से पहले ये दोनों देश आकर के एक टेबल पर बातचीत की प्रक्रिया को शुरू करते हैं या नहीं। अमेरिका ने हॉर्मुज पर पहले नाकेबंदी का ऐलान किया और फिर उसको हटा देने की घोषणा कर दी। तो क्या हॉर्मुज पर अमेरिका हार मान करके बैठ गया है? सबसे बड़ा सवाल यही है। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन जारी है। इस बीच दुनिया परेशान है, क्योंकि यहां से दुनिया भर की करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। पहले ईरान ने शिकंजा कसा और फिर अमेरिका ने हॉर्मुज पर ब्लॉकेड का ऐलान किया, लेकिन अब इस ब्लॉकेड पर ही सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका ने हॉर्मुज में अपनी नाकेबंदी के तहत ईरानी जहाज को वापस लौटा दिया और दावा किया कि अब तक 10 जहाज रोके जा चुके हैं। इस बीच ईरान की शैडो फ्लीट भी नाकेबंदी को चकमा देने की कोशिश में है, लेकिन कई जहाज लौटने को मजबूर हुए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि उसने अपनी नौसैनिक नाकेबंदी के तहत ईरानी झंडे वाले कार्गो जहाज को जबरन वापस लौटा दिया। ये कार्रवाई तब हुई जब वो जहाज अमेरिकी प्रतिबंधों को चकमा देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। सेंटकॉम के मुताबिक जहाज बंदर अब्बास से निकलकर हॉर्मुज पार करने और ईरानी तट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में था, लेकिन अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रुएंस ने इसे इंटरसेप्ट किया और वापस लौटने पर मजबूर। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि नाकेबंदी लागू होने के बाद से अब तक 10 जहाजों को वापस भेजा जा चुका है और एक भी जहाज इस घेराबंदी को तोड़ नहीं पाया है। अमेरिका की ओर से सिर्फ 36 घंटे में ही अमेरिका ने ईरान के समुद्र व्यापार को लगभग रोक देने का दावा किया। हॉर्मुज के विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज की नाकेबंदी खत्म करने की घोषणा की। एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अब हॉर्मुज सबके लिए खुला है। ट्रंप ने दावा किया कि चीन से इसे लेकर बात हुई है और चीन ईरान को हथियार नहीं देने पर राजी हो गया है, जिसके बाद हॉर्मुज को खोलने का फैसला लिया गया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अब कभी भी हॉर्मुज को बंद करने की नौबत नहीं आएगी, ये सभी देशों के लिए खुल गया है। सवाल ये उठ रहा है कि ट्रंप ने अचानक हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटाने का फैसला क्यों किया? तो क्या अमेरिका की नाकेबंदी नाकाम साबित हो रही थी? और अगर ये पुख्ता थी तो कुछ जहाज नाकेबंदी को धोखा देने में कामयाब कैसे हो गए?
अब अमेरिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार हॉर्मुज से उसने अपना डेरा इतने जल्दी क्यों समेट लिया है। अब इसके पीछे की जो वजह समझ में आ रही है वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। आपको बताते हैं कि हॉर्मुज से आखिरकार क्यों अमेरिका की तरफ से इस नाकेबंदी को हटाया गया है, क्योंकि यहाँ पर पहरेदारी फेल हो गई है। नाकेबंदी के पहले दिन हॉर्मुज से करीब 20 जहाज गुजर गए हैं। जहाजों को रोक नहीं पाई अमेरिकी सेना और हॉर्मुज पार करने वाले अधिकतर जहाज चीन के थे। चीन ने नाकेबंदी को लेकर के अमेरिका को सख्त चेतावनी जारी की थी कि उनके काम के बीच में कोई भी आने की कोशिश ना करे। दूसरी तरफ यूरोप का विरोध शुरू हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश हॉर्मुज को लेकर के एक्टिव नजर आ रहे थे और जंग में शामिल देशों को हॉर्मुज से दूर किया जाएगा, ये फ्रांस की तरफ से बयान आया था। जंग लड़ने वाले देश दुनिया को परेशान नहीं कर सकते, ये भी फ्रांस की तरफ से कहा गया था जब अमेरिका नाकेबंदी कर करके 48 घंटे के लिए हॉर्मुज में बैठ गया था। इसके साथ वार्ता पर भी असर पड़ता। यूएस ईरान के बीच इस हफ्ते शांति वार्ता हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। यूएस की छवि इसकी वजह से खराब भी होती वार्ता में और शांति वार्ता में यूएस का पक्ष भी कमजोर नजर आता। इसीलिए उसने अपनी बातों को मनवाने के लिए या फिर उस शांति के टेबल पर आने से पहले ही बैकआउट कर लिया है ताकि तमाम सवालों के जवाब उसे ना देने पड़े। खबर यह है कि ईरान अपनी 10 शर्तों पर अड़ा हुआ है। ईरानी मीडिया ये कह रही है, उनके हवाले से ये जानकारी आ रही है कि ईरान अभी भी अपनी 10 शर्तों पर पूरी तरीके से काबिज है। शर्तों पर कायम रहेंगे, ये मोहसिन रजाई की तरफ से कहा गया है। अमेरिका अब युद्ध जारी रखने में सक्षम नहीं है, रजाई की तरफ से ये भी बयान आया है। मुस्तफा खामनेई के सलाहकार है मोहसिन रजाई, जिनकी तरफ से ये बयान आया है कि हमारी जो शर्तें थी वो एज इट इज है, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करने वाले हैं, कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं और अमेरिका वैसे भी अब इस युद्ध को जारी रखने में सक्षम नहीं है। ये उनकी तरफ से महत्वपूर्ण बयान दिया गया है, जो कि मुस्तफा खामनेई के सलाहकार है। तो ये खबर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तरीके से 10 शर्तों पर ईरान तब अड़ करके बैठा हुआ है जब उसके पास इस पूरे युद्ध में खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ईरान अभी भी यही कह रहा है कि वो अपनी शर्तों पर कायम रहने वाला है। और ईरान को लेकर के जब इस्लामाबाद टॉक चल रहा था तब भी ये बताया गया था जानकारों की तरफ से कि वो अपनी चीजों को लेकर के रिजिड भी है और इसके साथ साथ अड़ियल स्वभाव रखने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छा समन्वय स्थापित करने की कोशिश करेगा कि अमेरिका ही उसकी तमाम शर्तें मानते हुए नजर आए। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके पहली यानी युद्ध के बाद जब ये पहली इस्लामाबाद टॉक हुई, जब वो वहां नहीं पीछे हटा, तो अभी भी यही बयान दे रहा है कि अभी भी वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, अपनी शर्तों से वो पीछे नहीं हटने वाला है। यानी अगर आने वाले वक्त में बात होती है तो ईरान अपनी शर्तों पर काबिज रहेगा, लेकिन क्या फिर उस वक्त बात बन पाएगी, ये बड़ा सवाल है। ईरान में मियाने तबरीज हाईवे के पुल की मरम्मत अब पूरी कर ली गई है। यूएस इजराइल एयर स्ट्राइक के बीच इसे तोड़ दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन अब इसे ठीक कर लिया गया है। ईरान ने बेहद तेज रफ्तार से रिकॉर्ड समय में इसकी पूरी मरम्मत करवा ली है, ये जानकारी मिल रही है। इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें हैं ईरान का, ये जो बेहद ही महत्वपूर्ण पुल था इसे ध्वस्त किया गया था, मेहाने तबरीज इसका नाम है। और इस हाईवे के पुल की अब पूरी मरम्मत कर ली गई है। इजराइल और यूएस की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई थी उसमें इसका एक ये बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया था। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ जेसीबी लगा करके उसको फिर से ठीक करने का कार्य किया जा रहा है, जो कि ठीक कर भी लिया गया है। ईरान ने ये बेहद तेज रफ्तार से किया है, रिकॉर्ड समय में किया है। ये अपने आप में बेहद ही अच्छी बात है कि एक युद्ध में उतरा हुआ देश अपने यहाँ पर मरम्मत करने में भी तेजी लाते हुए नजर आ रहा है। ये जरा देखिए तस्वीरें, ये उस वक्त की तस्वीरें जो एयर स्ट्राइक में से तोड़ा गया था। आपको याद होगा कि एक रेलवे लाइन को भी इसी तरीके से तोड़ दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था, जिसे मात्र 3 दिन के भीतर ठीक कर लिया गया था। युद्ध में उतरा हुआ ईरान को अमेरिका और इजराइल ने बहुत ज्यादा कमतर आंकने की कोशिश कर ली थी और उसकी ये भूल अब उस पर ही भारी पड़ते हुए नजर आ रही है। वो न केवल इस युद्ध में उतर करके अमेरिका और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहा है, बल्कि अपने यहाँ जो सब कुछ समाप्त हो रहा है उसको भी वो बनाते हुए, रिपेयर करते हुए नजर आ रहा है। ये पुल उसने बहुत जल्दी ठीक कर लिया है, रिकॉर्ड समय में किया गया है। इसके अलावा एक तस्वीर आई थी कि जो ट्रेन वाले जगह को ध्वस्त किया गया था, रेलवे ट्रैक को ध्वस्त किया गया था, उसे भी उसने तुरंत से ठीक कर लिया था। और अभी भी जब ये कहा जा रहा है कि 21 तारीख से पहले दोबारा से दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं, बातचीत के लिए आ सकते हैं, तो यही कहा जा रहा है कि ईरान अपनी शर्तों पर रहने वाला है। अब आइए आपको बताते हैं समुद्र में तेल के व्यापार कारोबार के लिए अहम शैडो फ्लीट के बारे में। यह वो दस्ता है जो प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के तेल कारोबार की अहम कड़ी बना हुआ है। अमेरिका की हॉर्मुज की घेराबंदी हो या रूस से तेल का व्यापार, इनमें शैडो फ्लीट का अहम रोल बताया जाता है।
अमेरिका ने दावा किया कि महज 36 घंटे में ईरान के समुद्री व्यापार को लगभग रोक दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान, रूस और वेनेजुएला से जुड़ी तथा कथित शैडो फ्लीट ने अमेरिकी नाकेबंदी को चकमा देने की कोशिश की। ऐसा ही एक मामला चीनी टैंकर रिच स्टाररी का सामने आया। बताया गया कि उसने करीब 10 दिनों तक अपनी लोकेशन छिपाए रखी। वो जहाज ट्रांसपॉन्डर बंद कर डार्क जोन में चला गया था और फर्जी लोकेशन दिखाता रहा, लेकिन जैसे ही उसने हॉर्मुज पार कर बाहर निकलने की कोशिश की, अचानक यू टर्न लेकर ईरान की ओर लौट आया। एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि ये साफ संकेत था कि अमेरिकी नाकेबंदी ने शैडो फ्लीट की गतिविधियों पर असर डालना शुरू कर दिया था। दरअसल शैडो फ्लीट के जहाज अपनी पहचान छिपाते हैं, जिसके लिए वो ट्रांसपॉन्डर बंद कर देते हैं। कई बार फर्जी लोकेशन भी दिखाते हैं और समुद्र में जहाज से जहाज पर तेल ट्रांसफर करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में ऐसे करीब 1500 जहाज सक्रिय हैं, जिनमें 600 से ज्यादा ईरानी तेल ढोने में इस्तेमाल होते हैं। अमेरिका ने साफ किया था कि उसने सभी जहाजों को नहीं रोका, बल्कि सिर्फ उन जहाजों को टारगेट किया जा रहा है जो ईरानी बंदरगाहों से जुड़े हैं। इसके लिए ड्रोन, सैटेलाइट और खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इस ऑपरेशन के लिए 15 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए हैं। अमेरिका की नाकेबंदी का मुख्य मकसद ईरान के तेल के कारोबार पर शिकंजा कसना था, लेकिन शैडो फ्लीट के जरिए हो रहे व्यापार से ईरान की कमाई पूरी तरह नहीं रुक पा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब जरा आपको शैडो फ्लीट के बारे में एक बार फिर से समझा देते हैं कि ये क्या होते हैं। दरअसल ये अपनी पहचान छिपाते हैं। शैडो फ्लीट के जहाज ये अपनी पहचान छिपा करके वहां पर जाते हैं ताकि इन्हें कोई भी ट्रैक ना कर पाए। अक्सर ट्रांसपोंडर्स बंद कर देते हैं अपने ये जहाज अपने ट्रांसपोंडर्स बंद कर देते हैं ताकि दुश्मन अगर सामने खड़ा हुआ है तो उनकी लोकेशन को ट्रैक न कर पाए। कई बार फर्जी लोकेशन भी ये अपनी दिखाते हैं ताकि दुश्मन को गुमराह किया जा सके। समुद्र में जहाज से जहाज पर ट्रांसफर कर देते हैं ये तेल। इसके लिए इन्हें बहुत ज्यादा वक्त की आवश्यकता नहीं होती। दुनिया में शैडो फ्लीट के करीब 1500 जहाज सक्रिय है और ईरान ने उसका इस्तेमाल इस बार किया जब हॉर्मुज में नाकेबंदी करके अमेरिका बैठा हुआ था। 600 से ज्यादा जहाज ईरान के लिए काम करते हैं और इसे इस बार उन्होंने अपने काम के लिए यूज भी कर लिया है, जिसे पूरी दुनिया ने देखा भी है। अब आगे बढ़ेंगे, खबर बताते हैं आपको। ईरान की अमेरिका को सीधी चेतावनी देखने को मिली है। ईरान का हिजबुल्लाह के समर्थन में बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से जो बयान दिया गया वो आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दूं कि 14 तारीख को बैठक की गई थी जो कि हिजबुल्लाह और इजराइल के समर्थन में हुई थी और ये अमेरिका में की गई थी, अमेरिका की मध्यस्थता में की गई थी। ईरान हिजबुल्लाह को समर्थन देते हुए नजर आ रहा है और कहा है कि लेबनान डील में यूएस की जिम्मेदारी तय हो। ये भी गालिबाफ जो कि वहां के संसद के अध्यक्ष है उनकी तरफ से कहा गया है, जो स्पीकर है, समझौते का पालन करे अमेरिका। ये गालिबाफ की तरफ से कहा गया है कि अगर अमेरिका ने वाशिंगटन ने ये जिम्मेदारी उठाई है कि वो इजराइल के और लेबनान की मध्यस्थता करेगा तो लेबनान डील में यूएस को अपनी जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए। ये भी गालिबाफ की तरफ से कहा गया। उनकी तरफ से कहा गया कि समझौते का पालन अमेरिका की तरफ से भी किया जाना चाहिए। जरा ये तस्वीर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से लेबनान के हाल खराब है। लेबनान में जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की जा रही है उसके बाद सब कुछ यहाँ पर तबाह कर दिया गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है और पूरी दुनिया एक स्वर में ये कहते हुए नजर आ रही थी कि जब ये शांति वार्ता हो रही है तो इसमें लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन इजराइल लेबनान के मुद्दे पर पूरी तरीके से सख्त नजर आया था, जिसने ये कहा था कि वो लेबनान पर हमले नहीं बंद करने वाला है। लेकिन 33 साल का एक लंबा इंतजार, जिसके बाद लेबनान की सरकार के साथ आखिरकार बैठ करके इजराइल बात करने के लिए तैयार हो गया वाशिंगटन की मध्यस्थता में और अब वो बातचीत हो चुकी है, जिस पर बी गालिबाफ का ये बड़ा बयान सामने आया है कि अब अमेरिका को भी अपनी जिम्मेदारी इसमें तय कर लेनी चाहिए। खबर यह है कि इजराइल का लेबनान पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है और ये फिर से एक बार साउथ लेबनान में किया गया है, जहां आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। जबल अल राफी में बड़े नुकसान की खबर भी आ रही है। हर जगह उनकी तरफ से ये हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर से आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई। जबल अल राफी में बड़े नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। अब जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। जबल अल राफी से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर बड़ा नुकसान हुआ है। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो अचानक से धरती कांपती है, एक विस्फोट होता है और उसके साथ साथ सब कुछ तबाह हो जाता है।
ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर जितना स्ट्रक्चर बना हुआ है वो इस विस्फोट के साथ पूरी तरीके से खत्म हो गया है, नेस्तनाबूद हो गया है। ये तस्वीर देखिए एक बार फिर से आप। अचानक से सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार नजर आता है, लेकिन यहाँ पर बने हुए घर, मकान, दुकान सब कुछ तहस नहस हो गए हैं। जबल अल राफी की ये तस्वीर है जहां पर ये कहा जाता है कि हिजबुल्लाह का ये गढ़ है। अब ऐसे में आईडीएफ उन तमाम जगहों पर एयर स्ट्राइक कर रही है। दक्षिणी लेबनान में तो एयर स्ट्राइक करते हुए नजर आ रही है, हिजबुल्लाह का गढ़ उसे बता दे रही है। लेकिन उत्तरी इजराइल में ये कहा जाता है, प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो कि इजराइल के पीएम है, उनकी तरफ से कि वो उत्तरी लेबनान के लोगों के साथ खड़े हुए हैं जो कि इस वक्त डटे हुए हैं। यानी उत्तरी इजराइल की तरफ वो उत्तरी लेबनान की तरफ इजराइल इसीलिए नहीं बढ़ना चाहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भी हिजबुल्लाह के पीड़ित है। लेकिन दक्षिणी लेबनान में वो खुल करके बमबारी करते हुए नजर आ रहे हैं, स्ट्राइक करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बार बार नुकसान होता है। जबल अल राफी में बड़े नुकसान की खबरों की तस्वीरें सामने आई हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को लेकर के ये कहा गया ईरान की तरफ से कि वो समर्थन कर रहे हैं, और जो ये वाशिंगटन में मीटिंग हुई है उसकी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए अब किसको? अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका के मध्यस्थता में वहां पर मीटिंग हुई थी और ये लेबनान और इजराइल के बीच में हुई थी। हिजबुल्लाह को उसमें बुलाया भी नहीं गया था, हिजबुल्लाह का कोई रोल नहीं था, लेकिन लेबनान सरकार से ये कहा गया कि वो अपने यहाँ हिजबुल्लाह को सीमित करने की कोशिश करे, हिजबुल्लाह को बाहर करने की कोशिश करे, तभी जाकर के इजराइल ये हमले उन पर रोकेगा। मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने के पहले ही आशंका जताई जा रही है कि ईरान हॉर्मुज पर शिकंजा कसकर दुनिया को परेशान कर सकता है, और हुआ भी वैसा ही। हालांकि बाद में अमेरिका ने हॉर्मुज पर ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया, जिससे कई देशों की टेंशन बढ़ गई। हालांकि अब अमेरिका ने भी हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटाने का ऐलान कर दिया और ईरान भी हॉर्मुज को लेकर नर्म रुख करने के संकेत दे चुका है। खबरों के मुताबिक ईरान ओमान के रास्ते जहाजों को मंजूरी दे सकता है। अमेरिका के साथ चल रही कूटनीतिक चर्चा में तेहरान ने यह प्रस्ताव रखा। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव कम हो सकता है। खबर है कि तेहरान ने इस अहम जलमार्ग पर अपने रुख में बदलाव के संकेत दिए हैं। अमेरिका के साथ चल रही बातचीत के प्रस्तावों के तहत ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट के ओमान वाले हिस्सों से जहाजों को सुरक्षित गुजरने की मंजूरी दे सकता है। खबर है कि अगर कोई समझौता हो जाता है तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट के ओमान वाले हिस्से से जहाजों को बिना किसी हमले के जोखिम के आजादी से गुजरने देने पर विचार कर सकता है। हालांकि ऐसा तब ही होगा जब नए सिरे से होने वाले संघर्ष को रोकने के लिए कोई व्यापक समझौता हो जाए। ईरान ने ओमान के कब्जे वाले इलाके से जहाजों को निकलने देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि इस रास्ते में लगाई गई समुद्री माइंस को ईरान हटाएगा या नहीं, और क्या सभी जहाजों में अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाज भी शामिल होंगे। सूत्रों का दावा है कि यह प्रस्ताव इस बात पर निर्भर करता है कि क्या अमेरिका ईरान की मांगे मानने के लिए तैयार है। दरअसल हॉर्मुज पर शिकंजे से दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई में अब तक सबसे बड़ी रुकावट आई। इस रास्ते से दुनिया का लगभग 20% तेल और एलएनजी की सप्लाई होती है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से सैकड़ों तेल टैंकर, दूसरे जहाज और लगभग 20,000 नाविक खाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आपको बताते कि हॉर्मुज में आखिरकार सुरक्षित रास्ता ईरान की तरफ से कैसे दिया जा रहा है। दरअसल ईरान ने पहले युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा कसा। आईआरजीसी ने हॉर्मुज में माइंस बिछाई ताकि कोई भी जहाज बिना ईरान की मर्जी के वहां से गुजर ना सके। जानकारी यह है कि ईरान ये प्रस्ताव दे सकता है कि ओमान के हिस्से वाले हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज निकले, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है। चलिए कैसे इसमें ये बड़ी समस्या है वो मैं आपको बताती हूँ। हॉर्मुज स्ट्रेट का जो मैप है जरा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हॉर्मुज स्ट्रेट आपको हॉर्मुज द्वीप नजर आ जाएगा। इसका जो पुराना रास्ता था वो ये था, ओमान की खाड़ी के रास्ते, लेकिन यहाँ पर
इन्होंने इस तरीके से माइंस बिछा दिए जिसकी वजह से अब वहां से अगर कोई भी जहाज निकलता है तो मुश्किलें हो जाएंगी। इसीलिए अब पुराने रास्ते को छोड़ करके सुरक्षित रास्ता देने के बारे में ईरान सोचते हुए नजर आ रहा है, जो कि ओमान की खाड़ी की तरफ से जाएगा। अब सबसे पहले आपको केशम द्वीप, लारक द्वीप की जो लोकेशन है वो समझनी होगी, उसके साथ हॉर्मुज की। यहाँ से थोड़ा सा हट करके फिर उन्होंने दूसरा रास्ता, सुरक्षित रास्ता देने की तैयारी की है, क्योंकि ये जो पूरी जगह है यहाँ पर माइंस बिछे हुए हैं। और माइंस को लेकर के ये बार बार कहा जा रहा है ईरान ना तो इन्हें लोकेट कर पा रहा है और ना ही ईरान के पास ऐसी कोई तकनीक है जिसकी वजह से वो इन माइंस को वापस से डिफ्यूज कर सके। इसीलिए अमेरिका जब हॉर्मुज में उतरा तो अपने साथ कुछ ऐसे विमानों को लेकर के, शिप्स को लेकर के वहां पर पहुंचा हुआ था, ताकि माइंस को लोकेट करने के साथ साथ उसे वहां पर खत्म भी कर सके, उसे वहां से डिफ्यूज भी कर सके। लेकिन ऐसा अमेरिका की तरफ से नहीं किया गया। उसने 48 घंटे में अपनी पहरेदारी वहां से हटा दी। अब ये कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि वो एक नया रास्ता देगा। और ये जानकारी भी मिली थी कि ओमान के रास्ते से चीन के जो जहाज जा रहे थे, सबसे पहले वो केशम द्वीप ही पहुंचे थे और केशम द्वीप के रास्ते फिर उससे हॉर्मुज से बाहर निकलवाया गया था। तो ये पूरी तैयारी की जरूर जा रही है, लेकिन ये कितनी सफल होती है ये जरा देखना होगा, क्योंकि अभी तो ये स्थिति बनी हुई है कि हॉर्मुज पर आखिरकार कब्जा किसका है। तो ये तमाम चीजें जरा आप समझेंगे कि आखिरकार समंदर में जो ईरानी सेना ने माइंस बिछाई, अगर कोई जहाज वहां से निकलता है, हादसे का शिकार होता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी ईरान की होगी। और यही वजह है कि ईरान की सेना जहाजों को केशम द्वीप, हॉर्मुज द्वीप और लारक द्वीप के बीच से गुजरने के लिए अब कह रही है, जैसा कि पहले नहीं होता था। अब खबरें और आ रही हैं कि ईरान में हमलों के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ईरान में ये विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब प्रदर्शन कहाँ हो रहे हैं? बाबोल शहर में सड़कों पर हो रहे हैं। बाबोल शहर में लोग सड़कों पर उतर करके ईरान के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, यूएस इजराइल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान सरकार और सेना का समर्थन करते हुए बाबोल शहर में ये तमाम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिनके हाथ में आपको ईरानी झंडे भी नजर आ जाएंगे और ये यहाँ पर अपनी सरकार और सेना का समर्थन कर रहे हैं। एक पूरे वाइड एंगल की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर लोग ही लोग नजर आएंगे, जैसा इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। तमाम प्रदर्शन यहाँ पर अब बार बार होते हुए नजर आ रहे हैं। एक दौर वो था 28 फरवरी वाला, 1 मार्च वाला, जब वहां पर कुछ ऐसे प्रदर्शन हो रहे थे कि आयतुल्लाह अली खामनेई चले गए, ठीक है, लोग नाचते गाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब वो तस्वीरें अचानक से गायब हो गई हैं। उसके पीछे की वजह ये भी कही जा रही है कि वहां से ईरान दरअसल तस्वीरें सामने आने ही नहीं दे रहा है। कुर्द लड़ाकों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि 28 तारीख को जब ये खबर पुख्ता कर दी जाती है रात तक कि आयतुल्लाह अली खामनेई नहीं रहे, तो 1 तारीख को वो जश्न में डूबे हुए नजर आते हैं, जब पूरा देश उनका मातम मना रहा था। तो उन्हीं के देश के कुछ कुर्द लड़ाके हंसते हुए, गाते हुए, नाचते हुए नजर आए। लेकिन अब जो तस्वीरें आती है वो सिर्फ ये तस्वीरें आती है कि ईरान सरकार का जो समर्थन है, सेना का जो समर्थन है, वो वहां के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। उसके पीछे की एक असल वजह दरअसल ये हो भी सकती है कि ईरानी मीडिया के अलावा और किसी मीडिया का एक्सेस ना होने की वजह से पूरी दुनिया देख ही नहीं पा रही है कि लोग चाहते क्या है। लेकिन इन तमाम लोगों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जो संख्या में, ये तादाद में लोग उतरे हुए हैं, इन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये अपनी सरकार के साथ, अपनी सेना के साथ खड़े हुए हैं। और बाबोल शहर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान काफी पहले से ही जंग के दौरान हुए नुकसान की भरपाई की मांग कर रहा था और अब ईरान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पहले चरण के आकलन की राशि तय कर दी, और थोड़ी बहुत नहीं बल्कि अरबों डॉलर में ये तय राशि की गई है। देखिए, ईरान ने सीजफायर के दौरान वार्ता के लिए एक बड़ी शर्त रखी थी और वो शर्त थी युद्ध में हुए नुकसान के लिए मुआवजा। अब खबर है कि दूसरे दौर की बातचीत से पहले ही ईरान ने अमेरिका और इजराइल से मुआवजे की मांग रखी है। ईरानी सरकार के प्रवक्ता फातेमा मुहाजिरानी ने कहा है कि अब तक का शुरुआती नुकसान 270 अरब डॉलर है। ईरान और अमेरिका में तनाव के बीच कूटनीतिक पहल फिर से तेज हो गई है। खबर है कि दोनों देशों ने दूसरे दौर की बातचीत के लिए हामी भर दी है। इस बीच ईरान की सरकारी प्रवक्ता फातेमा मुहाजिरानी ने दुनिया के सामने
270 अरब डॉलर के नुकसान की बात कही। दावा है कि जंग के 47 दिन में जो तबाही हुई ये उसका पहला आधिकारिक बिल है। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग की शुरुआत की। ईरान के परमाणु साइट्स, तेल गैस संयंत्रों और सैन्य ठिकानों से हुई फातिमा मुहाजिरानी के मुताबिक ईरान निश्चित रूप से कानूनी तरीकों से अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा, जिसमें मिनाब में हमारे प्रियजनों के खून का मुआवजा भी शामिल है। ईरान ने पहली बार जंग में हुई तबाही का पहला आधिकारिक हिसाब किताब दुनिया के सामने रखा। फातिमा मुहाजिरानी ने कहा कि ये शुरुआती और बहुत मोटे आंकड़े हैं, लेकिन अब तक का नुकसान 270 अरब डॉलर है। ये ईरान की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक बर्बादी का पहला आकलन है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये राशि 3 चरणों में आंकी जा रही है। पहले चरण में इमारतों और बुनियादी ढांचे को नुकसान का आंकलन, दूसरे चरण में सरकारी राजस्व को नुकसान और औद्योगिक बंदी के असर का आंकलन और तीसरे चरण में नागरिक जीवन और लंबे समय का आर्थिक नुकसान का आंकलन शामिल है। मुहाजिरानी ने यह भी साफ किया कि मुआवजे का मुद्दा वार्ता के पहले दौर में उठाया गया था और आगे भी उठाया जाएगा। उनका दावा है कि फिलहाल ईरान सरकार नागरिकों के टूटे हुए मकान के नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पा रही है। ईरानी एयरलाइंस एसोसिएशन के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों में 60 नागरिक विमान बेकार हो चुके हैं, जिनमें से 20 पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। फिलहाल ईरान के पास सिर्फ 160 यात्री विमान ही बचे हैं, जिनमें से ज्यादातर दशकों पुराने हैं। आरोप है कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से पहले से ही पुर्जों और तकनीकी सेवाओं की भारी कमी थी। जंग ने उसे और भी गहरा कर दिया। तेहरान, तबरीज, उर्मिया और खुरामाबाद में कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के रनवे, कंट्रोल टावर और हैंगर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। ईरान ने 270 अरब डॉलर की मांग सिर्फ अमेरिका और इजराइल से ही नहीं की। ईरान के संयुक्त राष्ट्र दूत ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक औपचारिक पत्र भेजा, जिसमें 5 अरब देशों बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई और जॉर्डन से भी मुआवजे की मांग की गई। पत्र में आरोप लगाया गया कि इन देशों ने अपनी जमीन अमेरिका इजराइल के हमलों के लिए इस्तेमाल करने दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वही इजराइल एक बार फिर से लेबनान पर अटैक कर दिया है। साउथ लेबनान में ये बड़ा हमला किया गया है, जो कि बुर्ज अल शमारी शिविर के बाहरी इलाके में किया गया है। आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद भीषण आग वहां पर लगी हुई। लेबनान के मुद्दे पर इजराइल कतई पीछे हटने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। उसकी तरफ से एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की गई है, और ये जो एयर स्ट्राइक की गई है वो बुर्ज अल शमारी शिविर के बाहरी इलाके में की गई, जिसके बाद यहाँ पर आग लगी हुई नजर आ रही है। और ऐसी तस्वीरें तो अब जैसे लेबनान के हिस्से की आम हो गई है। यहाँ बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि हर चीज ध्वस्त हो गई है, हर रिहायशी बिल्डिंग पूरी तरीके से कबाड़ हो चुकी है, उजाड़ हो चुकी है, और तीसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ आग लगी हुई नजर आती है। और एक बार फिर से वही तस्वीरें यहाँ से बाहर निकल करके सामने आई है। यानी ये कहना गलत नहीं है कि लेबनान के मुद्दे पर इजरायली डिफेंस फोर्स, इजराइल ये सोच करके बैठा हुआ है कि वो किसी भी तरीके से इस पूरे युद्ध, यानी ईरान के साथ चल रहे युद्ध में लेबनान को भी तबाह कर दे और लेबनान की बची खुची जमीन पर अपने झंडे गाड़ करके उस पर कब्जा कर ले, जैसा उसने लितावी नदी के किनारे तक कर लिया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं कि क्या कुछ बड़ी जानकारी अब इस वक्त सामने आ रही है। जानकारी ये है कि ईरान के सिद्दी द्वीप पर भी टैंकों में भीषण आग लगी है, ये जानकारी मिल रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है। वहां जो सिद्दी द्वीप है वहां पर आग लगी हुई है, और तेल टैंकों की जो क्षमता है वो करीब 10 लाख बैरल बताई जा रही है, यानी एक बड़ा नुकसान। ईरान में मोसाद की सक्रियता को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये हमला मोसाद ने किया, जिसकी वजह से ये आग लगी है। दूसरा, ये जो तस्वीर है, ये जो तस्वीर सामने आई है टैंक की, वो जरा आपको दिखा देते हैं। ये आपको धू-धू करके जलते हुए तेल के टैंकर नजर आ जाएंगे, जिनकी क्षमता 10 लाख बैरल बताई जा रही है। यानी एक बड़ा नुकसान कर दिया गया, वो भी उस वक्त पर जब पूरी दुनिया तेल के लिए त्राही त्राही करते हुए नजर आ रही है। तब सिद्दी द्वीप पर जाकर के इस तरीके से वहां पर अटैक कर दिया गया है, और ये बड़ा नुकसान तेल टैंकर्स में हुआ है। मोसाद की सक्रियता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मोसाद ने इस अटैक को अंजाम दिया है, क्योंकि अमेरिका के साथ तो एयर स्ट्राइक हो ही नहीं सकती है। अमेरिका ने तो युद्ध विराम घोषित किया हुआ है, तो अमेरिका ये एयर स्ट्राइक नहीं करेगा, ऐसा इजराइल को लग रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि मोसाद अभी भी उनके यहाँ पर सक्रिय भूमिका में नजर आ रहा है, जो उन्हें ये बड़े हमले करके बड़े घाव दे रहा है। ईरान के सिद्दी द्वीप की तस्वीरें हैं ये,
जहां तेल टैंकर्स में आग लगी। सैटेलाइट तस्वीरों से यह खुलासा हुआ और इसके बाद यह पता चला कि करीब 10 लाख बैरल इनकी क्षमता है। इसी के बाद ईरान में मोसाद की सक्रियता पर सवाल उठ गए। लेकिन दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्स लेबनान में अभी भी उलझी हुई नजर आ रही है, जो बड़े बड़े हमले करके वहां सब कुछ नेस्तनाबूद कर रही है। अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता का पहला दौर पूरी तरीके से विफल हो गया, जिसके बाद दुनिया जंग की शुरुआत के डर से टेंशन में आ गई। लेकिन अब खबर है कि दोनों पक्ष में एक बार फिर से वार्ता शुरू हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में 2 हफ्ते के युद्ध विराम का ऐलान हुआ। इस दौरान पाकिस्तान में पहले दौर की वार्ता हुई, जो विफल रही। हालांकि जंग फिर भड़कने की आशंका को लेकर दुनिया टेंशन में आ गई। लेकिन अब खबर है कि दोनों पक्ष एक बार फिर से बातचीत के लिए टेबल पर लौट सकते हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिका को समझौते की संभावनाओं पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिका की वार्ता की स्थिति की जानकारी दे दी गई है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर दबाव बनाते हुए ट्रंप की मांगे मान लेने को कहा। अमेरिका ने ईरान के साथ अस्थायी संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने के लिए औपचारिक गुजारिश की खबरों को खारिज कर दिया। अमेरिका के मुताबिक ईरान के साथ राजनयिक बातचीत सक्रिय और सकारात्मक रूप से जारी है। इस बीच ईरान के सरकारी मीडिया और राजनयिक सूत्रों के मुताबिक प्रतिनिधि मंडल अमेरिका का एक विशिष्ट और नया संदेश लेकर आया है, जिसका मकसद उच्च स्तरीय वार्ता के दूसरे दौर के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका शांति वार्ता के दूसरे दौर पर विचार कर रहा है, जिसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के एक बार फिर से अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने की संभावना है। खबर है कि वेंस, विटकॉफ और कुशनर पिछली बैठक के बाद से ही ईरानी अधिकारियों के संपर्क में हैं, लेकिन अगली बैठक को लेकर अभी भी विचार विमर्श चल रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगले दौर की बातचीत पर चर्चा तो चल रही है, लेकिन फिलहाल कुछ भी तय नहीं किया गया है। लेबनान पर हमले हो रहे हैं, तो हमलों के विरोध में हिजबुल्लाह भी एक्शन करते हुए नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया है। ये जानकारी मिल रही है कि लेबनान पर हो रहे हमलों के बाद ऐसा नहीं कि हिजबुल्लाह शांत होकर के बैठ गया है, बल्कि हिजबुल्लाह भी इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अब उसकी तरफ से जो हमला किया गया उसमें M46 130 mm तोप से किरियात शमोना पर गोलीबारी की गई है। सीरिया में गृह युद्ध के दौरान उसे ये तोपें मिली थी, इसका उसने इस्तेमाल इजराइल के ऊपर कर लिया है। M46 130 mm तोप से किरियात शमोना, जो कि इजराइल का एक शहर है, वहां पर उनकी तरफ से ये गोलीबारी की गई है। सीरिया में गृह युद्ध के दौरान उन्हें ये तोपें मिली थी, ये भी बताया गया है। तो ये तमाम एक्शन हिजबुल्लाह की तरफ से भी लिए जा रहे हैं इजराइल के विरुद्ध। इजराइल लगातार हमले करके लेबनान में सब कुछ उजाड़ रहा है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हाँ, उनकी इंटेंसिटी, उनके हमले उतने बेहतरीन नहीं हो रहे हैं जितना इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। इजराइल जो हमले कर रहा है उसमें सब कुछ नेस्तनाबूद कर दे रहा है, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स कुछ हद तक अपने यहाँ पर रिकवरी करने में कामयाब रह रही है, जिसकी वजह से उनके इतने बड़े हमले होने के बावजूद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता है। इजराइल का दक्षिणी लेबनान में एक और बड़ा हमला देखने को मिला है, जो कि तेबनिन के सरकारी अस्पताल पर किया गया। अटैक के बाद तबाही की तस्वीरें दिखाई गई हैं। इजराइल ने ये दक्षिणी लेबनान पर बड़ा हमला किया है। ये वो हॉस्पिटल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये जगह तेबनिन में है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अस्पताल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेबनिन के सरकारी अस्पताल पर अटैक किया गया है, उसके बाद किस कदर तबाही हुई है जरा देखिए। ये कोई कह सकता है कि कल तक यहाँ पर हॉस्पिटल था? कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि अटैक ही इस फ्रीक्वेंसी के साथ किए जाते हैं कि इसे ठीक करने में लेबनान और हिजबुल्लाह बस सोचते रह जाए। लेबनान को पूरे तरीके से नक्शे से गायब करने पर उतारू हो गया है इस वक्त इजराइल, इसीलिए वो इस तरीके से इतने भीषण हमले करता है कि सब कुछ तबाह हो जाता है। अस्पताल पर अटैक करने का सीधा सा मतलब ये कि अगर हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति वहां पर जाता है तो वो जिंदा नहीं बचना चाहिए, इसलिए उस जगह को ही खत्म कर दो जहां ये इलाज के लिए जा सकते हैं। तेबनिन का यह हॉस्पिटल था, सरकारी अस्पताल था, जिसकी बिल्डिंग को उजाड़ कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। ईरान के साथ हिजबुल्लाह खड़ा हुआ है, ये उस पर आरोप लग रहे हैं, और वो खुल करके भी ये कह रहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है, और इसी वजह से अभी ये हमले और ज्यादा भयानक हिजबुल्लाह और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच में हो रहे हैं। एक तस्वीर और है,
एक खबर और है कि लेबनान पर हमलों के विरोध में हिजबुल्लाह भी एक्शन लेते हुए नजर आ रहा है। हमले वो भी करता है, उसकी तरफ से भी हमले किए गए हैं। 46 130 mm की जो तोप उसे सीरिया गृह युद्ध के दौरान नसीब हुई थी, उसी से उसने अटैक जरूर किया है, लेकिन उसके यहाँ किस तरीके से उसके घर में बर्बादी हो रही है, उसकी बानगी ये दूसरी खबर, दूसरी तस्वीर दिखा रही है। अभी भी ये हमले इसी तरीके से चल रहे हैं। बातचीत का कोई असर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये बातचीत लेबनानी सरकार और इजरायली सरकार के बीच में हुई, हिजबुल्लाह का इसमें कोई रोल नहीं रहा, लेकिन इस हमले की वजह से लेबनान अपना सब कुछ जरूर गंवाते जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान पर हर हाल में सख्ती बरतने का मन बना लिया है। हालांकि हॉर्मुज़ से घेराबंदी उठाने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है, जिसकी वजह से उससे बड़ा नुकसान होगा। अब ये कदम क्या है और ये नुकसान कैसे होगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने ईरान की आर्थिक कमर पर एक बार फिर से हमला करने की कोशिश की है। अमेरिका ने ईरान और रूस के तेल के कारोबार पर सख्त प्रतिबंधों में और छूट देने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने रूसी और ईरानी तेल की खरीद पर प्रतिबंधों से कोई भी अतिरिक्त छूट देने से इनकार कर दिया। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि हम रूसी तेल और ईरानी तेल पर सामान्य लाइसेंस को रेन्यू नहीं करेंगे। 11 मार्च से पहले जो तेल समुद्री परिवहन में भेजा जा चुका था, उसका पूरा इस्तेमाल हो चुका है। अमेरिका ने कुछ देशों को रूसी तेल खरीदने की इजाजत दी थी, लेकिन यह छूट 11 अप्रैल को खत्म हो गई। और अब स्कॉट बेसेंट ने साफ कह दिया कि छूट केवल उन तेल खेपों पर लागू थी जो 11 मार्च से पहले समुद्र में थे। अब उनका इस्तेमाल हो चुका है। 5 मार्च को अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के चलते लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद कई देशों को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दी थी। इस छूट की अवधि को आगे बढ़ाने से अमेरिका ने इनकार कर दिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव बढ़ाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कदम ईरान के खिलाफ वित्तीय बमबारी जैसा होगा और ईरान के खिलाफ आर्थिक मोर्चे पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बीते महीने छूट का ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका के पास वैश्विक कीमतों को प्रभावित करने के कई विकल्प हैं और जरूरत पड़ने पर घरेलू भंडार का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका के इस फैसले के बाद ईरान पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि रूस के तेल कारोबार पर छूट आगे नहीं बढ़ाने से ट्रंप और पुतिन के रिश्तों पर फर्क पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ कुछ और बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें ड्रोन, मिसाइल और आर्टिलरी से हमला किया गया है। इजराइल के गाजा और लेबनान पर हमले का ये विरोध है, जिसकी वजह से उसने ड्रोन और मिसाइल दाग दिए हैं इजराइल की तरफ। हिजबुल्लाह लगातार हमले तो कर ही रहा है और ये हमले वो इजराइल के कई शहरों में कर रहा है। उसकी वजह ये है कि हमास की तरफ जो हमले हो रहे हैं गाजा में और हिजबुल्लाह की तरफ जो हमले हो रहे हैं लेबनान में, उसका ये विरोध करते हुए नजर आ रहा है। इस पूरी पिक्चर में हमास तो कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन हिजबुल्लाह उभार मार करके सामने आ चुका है। उसकी वजह इजराइल की तरफ से मिल रहा उसको समर्थन है, इजराइल की तरफ से मिल रहे वो पैसे, इजराइल की तरफ से मिल रहे वो हथियार जिसका वो इस्तेमाल करता है इजराइल के खिलाफ। ईरान की तरफ से, माफ करिएगा, ईरान की तरफ से उसे जो पैसे मिलते हैं, ईरान की तरफ से उसे जो हथियार मिलते हैं, उसका इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ करता है और इजराइल के खिलाफ इस बार भी वो करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान के समर्थन में वो खड़ा हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ लगातार एक्शन जारी रखे हैं, जिसमें उसने ड्रोन का इस्तेमाल किया, मिसाइल का इस्तेमाल किया, हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल उसकी तरफ से किया जा रहा है, ताकि इजराइल जो हमले गाजा में कर रहा है, लेबनान पर कर रहा है, उसका विरोध हिजबुल्लाह अच्छे से दर्ज करवा सके। एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के पीएम नेतन्याहू का विरोध शुरू हो गया है। ईरान और लेबनान पर हमलों को लेकर के ये विरोध हो रहा है। स्पेन में लोगों ने दीवारों पर नेतन्याहू के पोस्टर लगा दिए और हिटलर से उसकी तुलना भी कर दी है।
अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वो जरा आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें हैं जिसमें स्पेन में लोग नेतन्याहू की फोटो लगा रहे हैं, तस्वीरें लगा रहे हैं स्ट्रीट्स पर, और जो पूरी तुलना है वो हिटलर से की जा रही है। हिटलर जर्मनी का वो चांसलर जिसने यहूदियों को किस तरीके से मारा, आज भी उसके चर्चे होते हैं। और वही यहूदी प्रधानमंत्री की एक तस्वीर हिटलर के ही गेटअप में लगा दी गई है। अब जरा देखिए ये कैसा सहयोग आप कह सकते हैं कि एक वक्त ऐसा आ गया कि जर्मनी के चांसलर को हर कोई इसलिए कोसते रहा क्योंकि उसने यहूदियों से नफरत की, उन्हें गैस के चैम्बर में बंद करके बेरहमी से मार दिया। और जर्मन को उस चांसलर ने यह भी कहा था, हिटलर ने, कि मैंने कुछ यहूदियों को जिंदा छोड़ दिया ताकि दुनिया ये समझ सके कि आखिरकार वो कैसे होते हैं। अब दुनिया ने स्पेन में जाकर के कुछ पोस्टर लगा दिए हैं और उसी गेटअप में लगा दिए गए हैं वो पोस्टर, जिस गेटअप में कभी हिटलर रहा करता था, उसी से तुलना कर दी गई है। कुछ शब्द तक लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक गेटअप बनाया और उसमें हिटलर की तरह ही नेतन्याहू को दिखा दिया गया है। अब इस हद तक उनका विरोध बढ़ते जा रहा है, तो आप समझिए कि दुनिया आखिरकार किस तरीके से लेबनान के मुद्दे पर साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। ईरान से जंग को लेकर ट्रंप सरकार दुनिया भर में और घरेलू मोर्चे पर घिरते जा रही है। इस बार निशाने पर रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ थे। खबर है कि जंग के बीच रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। 7 पन्नों के इस प्रस्ताव में हेगसेथ के खिलाफ 5 गंभीर आरोप लगाए गए। ईरान जंग के बीच रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। विपक्षी डेमोक्रेट्स सदस्यों ने हेगसेथ के खिलाफ प्रस्ताव लाने की घोषणा की। इस प्रस्ताव के आने के बाद ईरान जंग में हेगसेथ की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हालांकि फिलहाल संख्या विपक्षी सदस्यों के पक्ष में नहीं है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स ने 5 गंभीर आरोप लगाते हुए हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग लाने का फैसला किया। रक्षा मंत्री को कैबिनेट से हटाने के लिए सीनेट और हाउस में 2/3 सांसदों की जरूरत होगी। प्रस्ताव में हेगसेथ पर आरोप लगाया गया कि ईरान के खिलाफ हेगसेथ ने बिना कांग्रेस के परमिशन लिए अवैध तरीके से युद्ध की शुरुआत की। हेगसेथ ने अपने इस काम से अमेरिकी जवानों को जानबूझकर खतरे में डाला। इसके अलावा हेगसेथ पर आरोप है कि उनके कहने पर अमेरिकी सेना ने ईरान में नागरिक ढांचों पर भी हमला किया, जिससे दुनिया भर में अमेरिका का नाम खराब हुआ। हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स के सदस्यों ने सिग्नल गेट का भी प्रस्ताव में जिक्र किया। इसमें कहा गया कि हेगसेथ की लापरवाही की वजह से खुफिया जानकारी लीक हुई। हेगसेथ पर आरोप है कि उनके कहने पर ही पेंटागन ने कांग्रेस को जानकारी मुहैया नहीं कराई। हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स ने इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की कवायद की थी। फिलहाल हेगसेथ को हटाने के लिए अमेरिकी सीनेट में 75 और हाउस में करीब 325 सदस्यों की जरूरत होगी, लेकिन अभी डेमोक्रेट्स के पास इतने नंबर नहीं है। लेकिन अगर रिपब्लिकन भी हेगसेथ को लेकर साथ आते हैं तो उनकी कुर्सी जरूर जा सकती है। तो अमेरिकी रक्षा मंत्री पर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने अमेरिका की जनता के खिलाफ काम किया है। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 7 पन्नों का महाभियोग प्रस्ताव भी लाया गया है। अब क्या कुछ हुआ है जरा वो जान लेते हैं। डेमोक्रेट्स सांसदों ने पेश किया महाभियोग प्रस्ताव। ये है पीट हेगसेथ जो कि वहां के रक्षा मंत्री हैं। उनके खिलाफ ये आरोप है कि बिना कांग्रेस की इजाजत के युद्ध की शुरुआत का उन्होंने आह्वान कर दिया था, युद्ध की शुरुआत कर दी थी। कांग्रेस वहां की संसद को कहा जाता है। अमेरिकी सैनिकों को जानबूझ करके खतरे में डालने का आरोप इन पर लगा हुआ है। पीट हेगसेथ को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा था। पीट हेगसेथ वो पहले व्यक्ति थे हु सेड लेट्स डू इट, जिन्होंने ये कहा था कि ईरान पर हमला करते हैं, और उसके बाद ही ईरान पर ये हमले शुरू हो गए थे। इसलिए महाभियोग प्रस्ताव में ये फंस गए हैं। ईरान में नागरिक ढांचे पर हमलों के आदेश देने के आरोप इन्हीं पर लगे हैं, और ये तो पूरी दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए भी नजर आए थे। अब इसके बाद तभी से इनकी कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा था। पूरा देश इनका ये चाहता है कि इन्हें रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया जाए। नागरिक ढांचों पर जो भी हमले किए गए हैं वो पीट हेगसेथ उसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि ये सीधे सीधे आरोप मढ़ करके अपनी जान पीछे छुड़ाने वाली बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप भी।
अब भले ही किसी और की तरफ से ये महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन उसमें सरकार का सहयोग ना हो ही नहीं सकता। महाभियोग में हेक्सेट की लापरवाही से खुफिया जानकारी लीक होने का जिक्र भी आया है। वहां के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि इन्हें हटा देना चाहिए। संसद को जानकारी यानी कांग्रेस को जानकारी मुहैया कराने से पेंटागन को रोकने का आरोप भी इन पर लगा है। पेंटागन वहां का रक्षा मंत्रालय आप कह सकते हैं, उनकी तरफ से जानकारी संसद तक जो पहुंचाई जाती थी उसे रक्षा मंत्री पीट हेक्सेट ने पहुंचने ही नहीं दिया है। ये उन पर बड़े आरोप लगे हैं। हेक्सेट पर अपने पद के दुरुपयोग के भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने इस पद पर रहते हुए बहुत सारे ऐसे काम किए जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अमेरिकी जनता के खिलाफ काम करने के आरोप भी उन पर लग रहे हैं और अमेरिकी जनता खुद ये कह रही है कि हमें इस पूरे युद्ध में फंसा दिया गया है। तो पीट हेक्सेट को लेकर के ये स्थिति बनी हुई है। पीट हेक्सेट को लेकर के वहां की जनता ये मांग कर रही है, वहां के विपक्षी नेता ये मांग कर रहे हैं, वहां की सरकार में रहने वाले ये नेता मांग कर रहे हैं कि पीट हेक्सेट को दरअसल वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों के खिलाफ जाकर के काम किया, कांग्रेस को बताए बिना काम किया है, वहां के सांसदों को इन्फॉर्म किए बिना काम किया है, जो कि रूल्स के हिसाब से नहीं था। अमेरिका और ईरान की जंग भले ही कुछ समय के लिए थम गई, लेकिन इजराइल और लेबनान के बीच में जंग लगातार चल रही है। हालांकि दोनों के बीच में वार्ता हुई, लेकिन उसका नतीजा निकलते हुए भी नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की एक वजह लेबनान भी रहा, क्योंकि ईरान की मांग थी कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर एक साथ संघर्ष विराम लागू किया जाए, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने लेबनान में संघर्ष विराम से इनकार कर दिया। जाहिर है कि मध्य पूर्व में लेबनान जंग का एक अहम मोर्चा बना हुआ है। हालांकि वॉशिंगटन में इजराइल और लेबनान के बीच शांति स्थापित करने के लिए वार्ता हुई। दोनों देश भविष्य में सीधी बातचीत के लिए सहमत हो गए, लेकिन बातचीत की मेज पर हुआ यह फैसला महज कुछ घंटे में ही धुआं-धुआं हो गया। इजराइल और ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह ने एक दूसरे पर फिर हमले शुरू कर दिए। जिसने क्षेत्र में शांति की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बताया जा रहा है कि अमेरिका की मध्यस्थता में लेबनान और इजराइल के बीच कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें हिजबुल्लाह को निहत्था करने, दक्षिणी लेबनान में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था लागू करने, लेबनान की युद्ध विराम की मांग और दोनों देशों के बीच भविष्य में स्थायी शांति समझौते की संभावना पर जोर दिया गया। शांति वार्ता के बाद इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान की जहरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले निवासियों के लिए सख्त चेतावनी जारी की। इजरायली सेना ने कहा कि क्षेत्र में हवाई हमले जारी हैं और उनकी सेना वहां काफी ताकत के साथ काम कर रही है। सेना ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि जहरानी नदी के दक्षिण में रुकना लोगों और उनके परिवारों की जान जोखिम में डाल सकता है। हराम। एक तरफ लेबनान के अलग अलग इलाकों में इजराइल के हमले जारी हैं। इजराइल का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक कर रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने अभियान जारी रखे हुए है और साथ ही वो शांति स्थापित करने के मकसद से बातचीत में भी शामिल है। सोशल मीडिया में एक वीडियो मैसेज में नेतन्याहू ने कहा कि वो उत्तरी लेबनान के उन लोगों के साथ खड़े हैं जो पूरी मजबूती से डटे हुए हैं। इसके साथ ही इजरायली सेनाएं हिजबुल्लाह पर लगातार हमले कर रही हैं। उन्होंने बिन्त जबीर को हिजबुल्लाह का एक अहम गढ़ बताया। उधर जानकारी मिली कि हिजबुल्लाह भी इजराइल पर बड़े हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने करीब 24 घंटे में इजराइल के खिलाफ 39 सैन्य अभियान चलाए, जिसमें इजरायली बस्तियों, सैनिकों के जमावड़े और सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया। साथ ही दक्षिणी सीमा और उत्तरी इजराइल के इलाकों में आमने सामने की झड़पों की भी खबरें आई। साफ है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच विवाद सुलझता नहीं दिख रहा। दोनों के ही एक दूसरे पर हमले जारी हैं। इस बीच लेबनान के आम लोग पिस रहे हैं। सवाल यह है कि क्या लेबनान और इजराइल के बीच शांति वार्ता किस राह पर चल रही है? क्या इससे कोई राहत मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।